हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सीजी टेट 2019 सीजी टेट 2019 के क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, जो कि मिडिल स्कूल के टीचर के एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए हुआ था, है ना। 6 to 8 क्लास के टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो पेपर है ना। इसके पहले सीडीपी वाला पार्ट हमने सॉल्व करके अपलोड कर दिया है। इसी क्रम में यह है हिंदी वाला पार्ट। चलिए देखते हैं क्या है, हो गया क्या क्या है प्रश्न और उसके आंसर क्या होंगे। पहला प्रश्न है, जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्दों को कहते हैं। जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है ना, उसे सूचित करने वाले शब्दों को कहते हैं। किसी वस्तु के बारे में कुछ कहा जा रहा है ना, राम श्याम या किसी भी है ना वस्तु के बारे में कुछ कहा जा रहा है तो उसे सूचित करने वाले शब्द को क्या कहेंगे। ऑप्शन दिए हुए हैं विधेय, प्रविशेण, उद्देश्य या पदविन्यास। तो हम जानते ही हैं उसे कहेंगे उद्देश्य, है ना। जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह हमारा उद्देश्य है ना, उसको उद्देश्य बोलेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, अनुस्वार और विसर्ग शब्दों के आदि में यानी पहले प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, अनुस्वार जो है ये अंग की मात्रा और विसर्ग ऐसे, है ना, जो दो बिंदी लगता है। ठीक है, जैसे अनुस्वार हो गया ये और ये हो गया आपका विसर्ग। ठीक है, तो ये जो है शब्दों के पहले लगते हैं या शब्दों के बाद में, तो इसमें बोला जाता है आदि में लगते हैं। आदि यानी पहले, है ना। तो कथन सही है या कथन गलत है, या अनुस्वार के लिए सही है विसर्ग के लिए गलत है, या विसर्ग के लिए सही है अनुस्वार के लिए गलत है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है कथन गलत है ना। अनुस्वार और विसर्ग दोनों जो है शब्दों के अंत में लगते हैं। ठीक है, जैसे लिखे हम अतः। ठीक है, तो अतः लिखे तो यहाँ पर ये विसर्ग है ना, त के बाद आया ना, अंत में आया। ठीक है, तो ये ना शब्दों के अंत में लगते हैं। ठीक है, और अनुस्वार में बीच में लगता है। ठीक है, जैसे नंदू, सॉरी ये है ना, नंद, नंद किशोर या नंदू, है ना। तो ये हो गया। ठीक है, लेकिन पहले तो नहीं लग रहा है ना, शब्दों के पूर्व नहीं लग रहा है। ठीक है, अंत में या मध्य में लग रहा है, तो इसलिए कथन गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, जो करेगा सो भरेगा वाक्य में जो और सो क्रमशः क्या है। यहाँ पर जो और सो यहाँ पर क्या है बताना है। ठीक है, जो करेगा सो भरेगा। ठीक है, पुरुषवाचक एवं निजवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक एवं अनिश्चयवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक एवं निश्चयवाचक सर्वनाम या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, संबंधवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए, जो मतलब जो भी है ना, जिसके जो कुछ काम करेगा यानी संबंध बताया जा रहा है, काम करने वाले से संबंध बताया जा रहा है। ठीक है, काम करने वाले से, ठीक है, संबंध बताया जा रहा है, तो इसलिए जो भी व्यक्ति काम करेगा उससे संबंध है। सो भरेगा, ठीक है, वही भरेगा, है ना, निश्चित है। जो भी कुछ काम करेगा वो उसका परिणाम, है ना, उसके अनुसार उसको परिणाम मिलेगा। ठीक है, तो यह निश्चित है ना। तो जो करेगा सो भरेगा एक संबंधवाचक एवं निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है। यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है, वाक्य में लक्ष्मी कौन सी संज्ञा है। यहाँ ना वाक्य में लक्ष्मी यहाँ पर जो दी गई है वह कौन सी संज्ञा है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है लक्ष्मी शब्द जाति के लिए प्रयुक्त हुआ है। लक्ष्मी मतलब जो सुख समृद्धि लाए, है ना, ऐसी महिला, है ना, ये पूरी एक जाति के लिए संबोधित किया गया है। तो यह एक ना जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, पूरी जाति के लिए, है ना, जो सुख समृद्धि लाए, घर में खुशहाली लाए, उस महिला को बोलेंगे लक्ष्मी। ठीक है, तो यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है, यह एक जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखते हैं, पानी न बरसता तो धान सूख जाता। यह वाक्य है, पानी न बरसता तो धान सूख जाता। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं विधिवाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक या संकेतवाचक। ठीक है, तो इसमें से देख लेते हैं, विधिवाचक तो नहीं है,
संदेह भी नहीं है इसमें, है ना, और आज्ञा भी नहीं दिया जा रहा है। यह एक संकेतवाचक है। यदि पानी ना बरसता तो धान सूख जाता। इसमें संकेत दिया जा रहा है ना, अगर पानी बरसता तब तो धान नहीं सूखता, लेकिन यदि पानी ना बरसता तो धान सूख जाता। ठीक है, यहाँ एक संकेत है, संकेतात्मक बात किया जा रहा है, इसलिए यहाँ संकेतवाचक होगा। ठीक है, यदि पानी ना बरसता तो धान सूख जाता, संकेतवाचक। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। देखते हैं अगला प्रश्न, अर्धविराम का चिन्ह क्या है? आप तो जानते ही होंगे, है ना, देखकर ही पता चल जाएगा। ये अर्धविराम का चिन्ह है। ठीक है, डॉट और उसके बाद ये, है ना, अल्प विराम। ठीक है, तो यहाँ एक बिंदी और उसके बाद नीचे में अल्प विराम, इसको बोलते हैं अर्धविराम। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन दिए हुए हैं कोदो, आलू, सरसों, खेत। ठीक है, तो इसमें से कौन जो है स्त्रीलिंग है? ठीक है, तो कोदो स्त्रीलिंग तो नहीं है, आलू तो पुल्लिंग ही है ना। अच्छा आलू, है ना, बोलते हैं, अच्छी आलू थोड़ी बोलते हैं, अच्छा अच्छा आलू छांटना, है ना, ऐसा। ठीक है, सरसों, है ना, सरसों जो है स्त्रीलिंग है। सरसों की सब्जी, है ना, सरसों का सब्जी नहीं होता है, सरसों की सब्जी बनाई है ना। इस प्रकार से सरसों जो है स्त्रीलिंग है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। खेत भी पुल्लिंग है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। देखिए पूछ रहा है नहीं है ना, अव्ययी भाव का समास का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास में हम जानते हैं दोनों पद प्रधान होते हैं, लेकिन पहला पद जो है अव्यय होता है, पहला पद अव्यय होता है। ठीक है, और अव्ययी भाव समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, पहला जो है अव्यय होता है। देखते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है पुस्तानुपुस्त, बेखटके, आप बीती, प्रतिदिन। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है? देखिए पुस्तानुपुस्त, है ना, यह एक अव्ययी भाव मतलब पुस्तानुपुस्त जो है ना, पुस्तानुपुस्त, है ना, ये जो है अव्यय है, पुस्तानुपुस्त। ठीक है, तो ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ठीक, बेखटके में बे, है ना, अव्यय है, बेखटके यानी बिना खटके। ठीक है, बेधड़क, है ना, बेपरवाह, बेपनाह जो बोलते हैं ना, तो ये सब अव्यय हैं। ठीक, आप बीती में, हाँ, ये जो है अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। ठीक है, आप बीती, है ना, ये पूरा दोनों शब्द एक साथ मिलकर बना हुआ है। आप बीती, है ना, जो खुद पर बीती हुई हो, आप बीती, है ना, तो आप बीती जो है इसका उदाहरण नहीं है अव्ययी भाव समास का। प्रतिदिन में तो प्रति आप जानते ही हैं, है ना, यह भी अव्यय है। ठीक, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का गलत जोड़ा कौन सा है? तत्सम तद्भव का गलत जोड़ा बताना है। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं स्वामी, साईं। ठीक है, ये जो है तत्सम तद्भव का, तो पहला पद जो है तत्सम, दूसरा तद्भव, तो यह तो सही है। ठीक है, कर्ण, कान, है ना, ये भी सही है। कर्ण मतलब कान होता है, संस्कृत शब्द है तत्सम, और कान मतलब भी कान। ठीक है, तो यह तो हो गया आपका सही जोड़ा। आज्ञा, आन, है ना, आज्ञा, आन। ठीक है, तो यह भी सही है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। तत्सम तद्भव का गलत जोड़ा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से उर्दू उपसर्ग शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से उर्दू उपसर्ग शब्द का चयन करना है। ठीक है, अगम, भरपेट, पुरातन, सरकार, है ना, तो इनमें से कौन सा जो है उर्दू शब्द है उसका सॉरी उपसर्ग है उसका पता करना है। तो देखिए अ लगा करके तो हिंदी उपसर्ग है अ, तो है ना, जैसे अकारण, है ना, अगम, है ना, अमित, है ना, इस प्रकार से, है ना, जो अ जो है ये हिंदी शब्द है, हिंदी उपसर्ग है। भरपेट, है ना, भरसक, भरपेट, है ना, भरपाई, ये जो है भर आपका हिंदी है, ये भी, है ना, हिंदी उपसर्ग है। ठीक है, अगला देखते हैं, नेक्स्ट है
पुरातन, है ना, पुरातन जो है यह भी आपका हिंदी संस्कृत शब्द उपसर्ग है, ठीक है। पुरातन, है ना, तन जो है मतलब पुराना, प्राचीन, है ना, यह भी आपका हिंदी उपसर्ग है। और नेक्स्ट है सरकार, यह है आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यह है उर्दू उपसर्ग। सरकार, है ना, सरफरोश, सरपस्त, सरपरस्त, है ना, इस प्रकार से आपने देखा होगा, सरपरस्त होता है, परस्त, ठीक है। सरफरोश, सरकार, है ना, सरगम जो होता है, तो ये सब जो सर उपसर्ग वाले, है ना, उर्दू उपसर्ग हैं, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, रचना के अंतर्गत क्या आता है? सही विकल्प चुनिए। रचना के अंतर्गत क्या आता है? अर्थ, अलंकार, भाषा या भावार्थ व्याख्या कारक या अर्थ भावार्थ व्याख्या या व्याख्या संज्ञा वर्ण, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थ भावार्थ और व्याख्या, ठीक है। अर्थ भावार्थ व्याख्या, यह जो है आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी में समास का अनुशीलन निम्नलिखित में से किसके आधार पर हुआ है? हिंदी में समास जो है कहाँ से आया है ना, किस व्याकरण से समास जो है हिंदी व्याकरण में आया हुआ है? पाली से, अपभ्रंश से, संस्कृत व्याकरण से या उपर्युक्त सभी से, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है संस्कृत व्याकरण से हिंदी में प्रचलन हुआ है समास का, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है, संस्कृत व्याकरण से समास का प्रचलन हुआ है। अगला प्रश्न है, री की मात्रा को छोड़कर और अंग और अह की मात्रा को लेकर व्यंजनों के साथ सब स्वरों के मिलाप को क्या कहते हैं? ठीक है, री को छोड़ना है, ठीक है, अंग अह को ऐड करना है और पूरा व्यंजन और सभी स्वर, है ना, व्यंजन और सभी स्वर, इन सब को एक साथ मिला करके क्या बोलते हैं? अक्षर क्रम, 12 खड़ी, वर्ण क्रम या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये सभी स्वर और व्यंजन के मिलाप, यहाँ पर देखिए स्वर और व्यंजन के मिलाप बोल रहा है, इसका मतलब ये है कि जैसे, है ना, री की मात्रा को छोड़ना है, जैसे अ, आ, ई, ये सब रहेंगे, फिर क, उसके बाद का, उसके बाद छोटा की और बड़ा की, ऐसा भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बोल रहे हैं ना सभी स्वर और सभी व्यंजनों को सब मिलाना है एक साथ। जैसे ख, फिर उसमें बड़े आ की मात्रा खा, फिर छोटा ई की मात्रा खी और पूरा बड़े की मात्रा खी, इस प्रकार से पूरे सभी स्वरों को मिलाना है और सभी व्यंजनों को मिलाना है। बस इसमें री की मात्रा को छोड़ना है। तो इन सब को मिला करके क्या बोलेंगे? ऑब्वियस सी बात है 12 खड़ी ही बोलेंगे, ठीक है। ऐसा जो जिसमें है ना सब लिखते हैं हम क का की, है ना, ख खा खी की, ऐसा, तो ये 12 खड़ी कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह को छोड़कर शेष चिन्ह किस भाषा के हैं? हिंदी में जो है पूर्ण विराम का जो चिन्ह आता है ना, ये ऐसा खड़ी लकीर का जो चिन्ह आता है, इसको छोड़कर बाकी जो हैं वह किस भाषा के हैं, ठीक है। ऑप्शन दिए हुए हैं संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी या चीनी, है ना, इसमें जो है किस भाषा के हैं? हिंदी में ये खड़ी लकीर या खड़ी विराम जो होता है, पूर्ण विराम का चिन्ह, इसको छोड़कर बाकी सब, तो ये ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है, सभी जो है अंग्रेजी के हैं, ठीक है, सभी चिन्ह अंग्रेजी के हैं। जैसे अल्प विराम इस प्रकार से होता है, ठीक है, ये अर्ध विराम इस प्रकार से होता है, योजक चिन्ह उद्धरण चिन्ह ऐसा दो ठो लगा करके, है ना, यहाँ और यहाँ से फिर बीच में वाक्य लिखा जाता है, ठीक है। तो ये सब जो है अंग्रेजी भाषा के हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, अनेकार्थी शब्दांतर्गत निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द गुरु शब्द का अर्थ नहीं बताता है? गुरु जो शब्द है उसका अर्थ इनमें से कौन सा नहीं है? तो गुरु मतलब भारी भी होता है, आचार्य भी होता है, बृहस्पति भी होता है, लेकिन मूल नहीं होता, ठीक है। गुरु मतलब भारी भी होता है, आचार्य भी होता है, बृहस्पति भी होता है, मूल नहीं होता। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है, मूल, है ना, ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में किस सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के समान भी होता है? ठीक है, निम्नांकित में किस सर्वनाम का प्रयोग जो है विशेषण के समान भी होता है? ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या उपर्युक्त तीनों का। ठीक है, किसका जो है किस सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के समान
होता है, ठीक है, विशेषण के समान होता है। तो यहाँ पर जो है उपर्युक्त तीनों सर्वनाम का प्रयोग जो है आपका सॉरी, एक मिनट, इसका जो है सही उत्तर है निश्चयवाचक सर्वनाम। एक मिनट, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग जो है विशेषण के रूप में होता है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है, निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न, अपने पूत को कोई काना नहीं कहता कहावत का अर्थ है। अपने पूत को कोई काना नहीं कहता, इस कहावत का क्या अर्थ है। सबको सभी कुछ अच्छा लगता है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। दूसरों की सभी चीज़ें अच्छी होती हैं, यह भी सही नहीं है। अपनी प्रशंसा सभी सुनना चाहते हैं, यह भी सही नहीं। अपनी खराब चीज़ भी किसी को बुरी नहीं लगती, यह सही है ना। यहाँ जो कहावत दिया हुआ है उसका जो है यह सही उत्तर हो रहा है ऑप्शन डी। अपनी खराब चीज़ भी किसी को बुरी नहीं लगती, तो अपना पुत्र को कोई काना नहीं कहता, है ना। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से द्विकर्मक क्रियार्थक वाक्य का चयन कीजिए। द्विकर्मक क्रियार्थक वाक्य का चयन कीजिए, है ना। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, तुम मुझे किसका चित्र दिखला रहे हो, तुम मुझे किसका चित्र दिखला रहे हो, ठीक। अगला है, पढ़ना और खेलना दोनों आवश्यक है। अगला है, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, ठीक है। अगला है, शिशु आराम से सोता है, ठीक है। तो इसमें से द्विकर्मक क्रियार्थक शब्द का चयन करना है, तो इसका सही उत्तर है, तुम मुझे किसका चित्र दिखला रहे हो, ठीक है। यहाँ पर दो ठो कर्म है, द्विकर्मक बोला है ना, और क्रियार्थक शब्द, ठीक है। तुम, है ना, मुझे, है ना, मुझे यानी मैं तो हो गया आपका कर्ता, ठीक है। और तुम, है ना, फिर किसका चित्र दिखला रहे हो, ठीक है। दिखलाना तो हो गया आपका क्रिया, लेकिन किसका चित्र, ठीक है। तो यहाँ पर दो कर्म हैं, इसलिए तुम मुझे किसका चित्र दिखला रहे हो यह द्विकर्मक क्रियार्थक वाक्य का है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न, उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ है। उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ है। चालाकी दिखाना, अपना काम निकालना, धूर्तता करना या नकल करना। तो आप जानते ही हैं इसका सीधा सा उत्तर है अपना काम निकालना, है ना, यानी उल्लू सीधा करना का अर्थ है अपना काम निकालना। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न, आभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के उच्चारण के मुख्य रूप से कितने भेद हैं। आभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के उच्चारण के मुख्य रूप से कितने भेद हैं, ठीक है। ऑप्शन दिए हुए हैं 3, 2, 5 या 4, है ना। कितने भेद हैं, तो इसका सही उत्तर है 4, है ना। आभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के उच्चारण के मुख्य रूप से 4 भेद हैं, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में उर्दू प्रत्ययुक्त शब्द नहीं है ना। बाकी तीन जो है उर्दू प्रत्ययुक्त शब्द हैं, लेकिन एक जो है उर्दू प्रत्ययुक्त शब्द नहीं है, तो इसमें देखना है कौन सा है। नजराना, बगीचा, सूदखोर या अड़ना, ठीक है। इनमें से कौन सा जो है उर्दू प्रत्यय नहीं है, तो नजराना हम जानते हैं उर्दू प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। बगीचा, बागीचा, है ना, यह भी उर्दू शब्द ही है, ठीक है। सूदखोर, है ना, ये जो खोर है, हराम खोर, सूदखोर, है ना, जलन खोर, और इस प्रकार का जो खोर खोर है आता है उस वह उर्दू प्रत्यय है, ठीक है। लेकिन अड़ना, है ना, ना तो हम जानते हैं पछताना, खेलना, है ना, करवाना, है ना, हंसाना, ये जो ना वाला है यह हिंदी प्रत्यय है, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, गुरु कीजिए जान पानी पीजिए छान कहावत का अर्थ है। गुरु कीजिए जान पानी पीजिए छान कहावत का अर्थ है। ऑप्शन दिए हुए हैं, कोई भी चीज़ अच्छी तरह जांच कर लेनी चाहिए, जो पास में मौजूद हो उसे ले लेना चाहिए, एक व्यवसाय वाले आपस में मित्र होते हैं, या दूसरों को सुधारने के पहले स्वयं का सुधार करें, ठीक है। इसका कौन सा सही उत्तर है, तो इसका सही उत्तर है कोई भी चीज़ जो है अच्छी तरह जांच कर लेनी चाहिए, ठीक है। जांच पड़ताल करके लेनी चाहिए कोई भी चीज़, ठीक है। तो गुरु कीजिए जान पानी पीजिए छान, ठीक है।
ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसकी बाह घुटनों तक हो उसको क्या बोलेंगे? उस वाक्य के लिए, उस पूरे वाक्य के लिए एक शब्द बताइए, एक वाक्य है ना, एक शब्द बताइए, ये जो पूरा वाक्य है उसके लिए। जिसकी बाह घुटनों तक पहुँचती हो, है ना, तो आजानु बाहु या आजान बाहु या अजान बाहु या अजानु बाहु। ठीक है, इन सब में अंतर है, आप देख ही सकते हैं। ठीक है, मात्रा का। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा आजानु बाहु, है ना, ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है। आजानु मतलब जानू तक पहुँचने वाला बाहु, आजानु, आजानु। ठीक है, और बाहु, है ना, यानी कि बाहु तक, सॉरी, जानू तक, घुटने तक या जांघ तक पहुंचने वाला जो बाहु है उसको बोलेंगे आजानु बाहु, है ना, ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, मूर्ध किस स्वर संधि का उदाहरण है? मूर्ध किस स्वर संधि का उदाहरण है? ऑप्शन दी हुए हैं दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि या यण स्वर संधि। तो इसका सही उत्तर है दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, ये मुंह प्लस ऊर्ध्व, है ना, ठीक है, ऊर्ध्व, तो यह जो है मूर्ध बना हुआ है, बड़ाऊ की मात्रा, तो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर। ठीक है, और एक है यहाँ पर अपठित गद्यांश। चलिए देखते हैं पढ़ के, और क्या होगा उसका आंसर फिर फाइंड करेंगे। आज के युग में जब वैज्ञानिक आविष्कार के कारण दुनिया में स्थान और समय की दूरी समाप्त होती जा रही है, कोई भी भाषा दूसरी भाषा के संपर्क से अपने को अछूता नहीं रख सकती। ठीक है, हिंदी का यह एक विशेष गुण है कि उसने हिंदुओं की भाषा होते हुए भी अरबी, फारसी, अंग्रेजी इत्यादि के शब्दों को अछूता नहीं समझा। बहिष्कार की नीति तो वह कदापि स्वीकार नहीं कर सकती, और न विदेशी शब्दों को ही बाहर रखकर वह अपनी उन्नति कर सकती है। हिंदुस्तान में हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख इत्यादि सभी बसते हैं, तो सभी, है ना, वह भी हिंदुस्तान ही है। इसी प्रकार यदि हम सभी भाषाओं से उत्तम और आवश्यक शब्द लेंगे तो भी हिंदी ही रहेगी, है ना, मतलब किसी दूसरे भाषा के शब्द को लेने से हिंदी बदल नहीं जाएगी, हिंदी ही रहेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न। अच्छा वाचन वही हो सकता है, ठीक है, अच्छा वाचन वही हो सकता है जो निर्विकार हो, जिसमें स्वर का आरोह अवरोह हो, जो अस्पष्ट हो, या जिसमें शब्दोच्चारण का उचित ध्यान रखा जाए, है ना। तो कौन सा जो है अच्छा वाचन यानी पठन हो सकता है, मतलब जब हम पढ़ते हैं ना तो उसमें विराम की जगह विराम, है ना, आरोह अवरोह हो, है ना, मतलब स्वर का, है ना, ऊपर नीचे ये सब हो, तो वही तो अच्छा वाचन होगा। तो इसमें जो है ऑप्शन डी सही उत्तर है, जिसमें शब्दोच्चारण का उचित ध्यान रखा जाए, है ना, अच्छा वाचन वही हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बच्चे को पहले वर्ण की पहचान कराई जानी चाहिए, इसके बाद उसे शब्द से परिचित कराना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि, है ना, वह तुरंत लिखने लग जाए, है ना, तो यह तो नहीं हो सकता। वर्ण पर उसकी दृष्टि परिधि सध जाए, है ना, यह ऑप्शन बी सही उत्तर है। वर्ण पर उसकी जो है दृष्टि परिधि सध जाए, इसलिए पहले वर्ण की पहचान करानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है उसको शब्द के पहचान, उसके बाद वाक्य की पहचान कराई जानी चाहिए। ठीक है, तो उसकी दृष्टि सध जाए इसके लिए, है ना, पहले उसे वर्ण का परिचय कराना चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का केंद्र बिंदु है, उपर्युक्त गद्यांश का केंद्र बिंदु कौन सा है? हिंदी, संस्कृत, अरबी या फारसी? तो हम सीधी सी बात है, पढ़ करके जान ही सकते हैं, हिंदी भाषा के बारे में बात हो रहा है, तो हिंदी यहाँ पर सही उत्तर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला, दूसरी भाषा के शब्दों के बहिष्कार से क्या होगा? भाषा की उन्नति हो जाएगी, तो बहिष्कार करेंगे तो उन्नति कैसे होगी? भाषा का शब्द को समृद्ध होगा, यह भी नहीं होगा। ठीक है, भाषा की उन्नति रुक जाएगी। ठीक है, तो यह सही उत्तर है, भाषा की उन्नति रुक जाएगी दूसरों शब्दों का बहिष्कार कर देने से, है ना। दूसरी भाषा जैसे अंग्रेजी, फारसी, उर्दू के शब्दों को आप हिंदी में ऐड नहीं करेंगे बोलेंगे, तो भाषा की उन्नति जो है हिंदी भाषा की, वह उन्नति रुक जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी भाषा का गुण क्या है?
हिंदी भाषा का गुण इनमें से क्या है? दूसरी भाषा की उपेक्षा करना, यह नहीं है। दूसरी भाषा के शब्दों को अपनाना, या है ना, तो यह ऑप्शन सही है। शब्द को सीमित रखना, यह भी नहीं है और यह भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। दूसरी भाषा के शब्दों को अपनाया गया है इसमें, है ना, तो यही इसकी विशेषता है कि इसमें किसी भी भाषा को अछूता नहीं समझा गया है। इसमें जो है हिंदी भाषा में दूसरे भाषा जैसे संस्कृत, उर्दू आदि भाषा के शब्दों को मिक्स किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अनुलेख का अर्थ क्या है? अनुलेख का अर्थ क्या है? हिंदी लिखावट के बाद, किसी लिखावट के बाद लिखना, या किसी लिखावट के पहले लिखना, या किसी लिखावट के मध्य में लिखना। तो अब सीधी सी बात है, किसी लिखावट है उसके बाद में लिखना को अनुलेख बोलते हैं। कोई लिखावट पहले से है उसको बाद में लिखना, जैसे अनुवाद होता है, तो कोई जो है लिखा हुआ है पहले से, है ना, कोई किसी भाषा में, उसको अपनी भाषा में लिखना, वो क्या होता है? अनुवाद, है ना। तो वैसे ही अनुलेख मतलब किसी लिखावट के बाद लिखना, उसको बोला जाता है अनुलेख। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, तो हिंदी का हो गया पूरा प्रश्न। ठीक है, अगले वीडियो में हम इंग्लिश और मैथ्स साइंस के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।